शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी नशा होगा। इलाही वो भी एक दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमी होगी, अपना आसमान होगा। रामप्रसाद बिस्मिल जी की ये पंक्तियां सिर्फ पंक्तियां नहीं है, एक हौसला है, एक जलजला है, जिन्होंने अंग्रेजों के पैरों तले जमी खिसका दी थी और आज ही के दिन देश ने आजाद हवा में सांस ली थी। आजादी कितनी जरूरी है और आजादी हमें कैसे मिली, ये किसी से छुपा नहीं है। इतने बरस हो चुके हैं, लेकिन भारत की इस आज़ादी को हम किस तरीके से जी रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है कर्नल देवानंद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी धन्यवाद सर। सर, आज़ादी को आज हम इतने बरस से मनाते आ रहे हैं कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव है। असल में आज़ादी क्या है और इतने बरस के बाद आपने देश की सेवा की है, आज़ादी का महत्व क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आज़ादी इंसान का वो रिक्वायरमेंट है जिसको मैं मानता हूँ ईश्वर की देन है। और आज़ादी हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है जी। पर जिस प्रकार भारत की हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए 1947 15 अगस्त, मैं रादर 14 अगस्त चर्चा करूँगा आपसे पहले। भारत की जो आज़ादी जिसको हम शब्द कहते हैं, मैं मानता हूँ, मैं तो आज तक कंफ्यूज हूँ जी। और कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैं धन्यवाद, अभी हाल ही में मोदी जी द्वारा एक विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त को मनाने लगे हैं। जी। मैं बचपन से जब पढ़ने लगा था, देखा करता था कि जब एक तरफ लाखों की संख्या में हमारी बहन बेटियों की हत्याएं हो गई, उनको देश का बंटवारा हो गया, वो भी धर्म के नाम पर हुआ। उसके बाद भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे धर्म के रह गए और ये मैं कंफ्यूज था कि आज़ादी कौन सी है। जी। ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे लिए और धन्यवाद, अभी इस चीज़ को एहसास करने लगे हम। पहली बात तो दूसरी, यस, सही बात है कि हमारी आज़ादी की शुरुआत एक राष्ट्र के नाते हुई, पर दुख भी है कि भारत के तो टुकड़े हो गए ना। भारत तो आज़ाद हुआ ही नहीं कभी। भारत का तो विभाजन हुआ और इसीलिए विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त को देश मनाता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा सर। जी। और 15 अगस्त को जो एक हम अपने देश का आज़ादी का पर्व मनाते हैं, मैं मानता हूँ अच्छी बात है। कुछ कमियों के साथ भी आगे बढ़े और इसलिए कह सकता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है और अधूरी है। गरीब आज भी भारत के अंदर देखिए कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको बहुत सारों को रोजी रोटी की दिक्कत है। देश के अंदर आज भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। देश में आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर देखिए 47 से लेकर के जो देश ने उन्नति की है, मैं ये कह सकता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आज़ाद भारत के अंदर मेरा जन्म हुआ और जिस प्रकार से मैं उन्नति देख रहा हूँ, देश की दिन दुगुनी रात चौगुनी, हम कह सकते हैं कि एक तरह हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा करते थे उस तरफ जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हर फील्ड में बदलाव आए हैं और देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि देखिए कमियां हमारे में चाहे जितनी हो, पर हम आगे की तरफ बढ़ें, यही एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य और फर्ज होता है। और हमारे से कमज़ोर साथी किसी भी फील्ड में, आप जहां भी काम करें, जो भी सेवा करें, जो आपसे कमज़ोर है उसको हाथ दें अपना और अपने बराबर तक लाने का प्रयास करें। और जिस दिन सब बराबर आ जाएंगे, मैं मानूंगा जी, आज़ादी पूरी हो जाएगी। सर, आज़ादी का आज हम इतने साल मना रहे हैं, तो आपने जब सेना में अब कदम रखा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे देवानंद, कर्नल देवानंद बने और कैसे इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए आपने देश के लिए इतने सालों की सेवा की? अगर मैं सच बोलूं तो एक्चुअली हमारे दौर में हमें पता भी नहीं था कि कर्नल क्या होता है, लेफ्टिनेंट क्या होता है, अधिकारी क्या होते हैं जी। और क्योंकि मैं सन 60 के दशक की बात कर सकता हूं, जब ना अखबार होता था, एक रेडियो मात्र होता था, वो भी गांव में शायद एक व्यक्ति के पास, जो फौज में सूबेदार वगैरह जो रहते थे, हवलदार, उन्हीं के पास गांव में लगा रहता था। तो मैं मानता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे सपने थे, पर मैं तो ये स्वीकार करता हूँ इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। आज मेरी माताजी नहीं है, वो स्वर्गवास हो गया उनका। मुझे याद है जब मैं उनसे पहली बार कहने लगा, माँ मुझे सुना है गांव में कोई सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो रहा है, मैं भी दूंगा, लोग कहते हैं उससे नौकरी मिलती है। तो माँ ने देखा मजाक कर रहा है, इसको कहाँ, उस दौर में पता ही नहीं। पर भाग्य कहो कि, और यही कहूँगा माता पिता का आशीर्वाद, कि हम ऐसे स्थान पे पहुँच गए। और सैनिक स्कूल जाने के बाद अगर सैनिक स्कूल नहीं जाते तो मैं मानता हूँ हम कभी ये सोचते भी नहीं। और सही मायने में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जर्नी आदमी के बस में, कई बार लोग कहते हैं कि हम चाहे सो कर सकते हैं, मैं कहता हूँ नहीं,
होगा वही जो ऊपर वाले, जो ईश्वर चाहेंगे। उन्होंने आपके लिए कोई एक रूप तय किया है और मैं मानता हूँ मुझे राष्ट्र सेवा का ऊपर वाले ने मौका दिया। जी। और ये जर्नी इंटरेस्टिंग, हर व्यक्ति की जैसे अपने जो काम में कर्मठ व्यक्ति होते हैं, पर सेना में एक ऐसा भाव देखने को मिला जो मैं मानता हूँ जहाँ पर हम हमारे साथी के लिए, देश के लिए, कभी हमने हमारे ये नहीं सोचा कि हमारी तनख्वाह कितनी है, हमने ये नहीं सोचा कि मेरी छुट्टी है कि नहीं है। जी। बहुत सारे किस्से ऐसे हुए कि जब घर के अंदर शादी थी तो हम छुट्टियां नहीं मिलती थी और उस शुरू दौर के अंदर तो रादर हम कैंसिल कर देते थे क्योंकि ऑपरेशनल कमिटमेंट होता था, यूनिट हमारी कहीं जा रही होती थी। तो बहुत सारे थे शुरू की। तो सौभाग्य ही कहूँगा एक सैनिक के रूप में, मुझे आज भी रिटायर जो शब्द सही नहीं होगा, सेवानिवृत्ति के बाद भी हमें सौभाग्य मिलता है ये हमारी सैनिक की टोपी हमारे सर पे धारण करने के लिए। इससे बड़ा मैं सौभाग्य क्या बोलूं अपने आप को जी। पर एक बात तय है, देखिए कि उस दौर में जैसे मैंने कहा कि जो मेंटल ग्रोथ होती थी स्टूडेंट्स की, बहुत सारी चीज़ों में कमियां थी। आ भी गए फौज के अंदर, सेना में जो उस दौर से लेकर के आज के दौर का बदलाव है, ये बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव जर्नी रही है देश के लिए। इसके लिए पूरे नागरिक देश के अभिनंदन बधाई के पात्र हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि उस दौर में जब आपने, क्योंकि आर्टरी मशीनें, कई तरह के बदलाव आधुनिक समय के साथ हुए हैं, आपके साथ में वो कौन सा दौर था? आपको लगता है कि उस समय आपने कोई ऐसा किस्सा कि उस समय भारी भरकम चीज़ें होती थी, मशीनरी, गन्स, और आज के समय में? देखिए मैं तो कई चीज़ें हैं जो आपके दर्शकों को इंटरेस्ट होगा, उनको अच्छी लगेंगी। मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए जो मैं 80 के दशक में जब मैं सेना में गया हूं जी। और उस दौर के अंदर मेरी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। जी। जम्मू कश्मीर में जब हम गए तो आज के हालात तो थे नहीं और श्रीनगर में हम पहले जम्मू गए, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से बांदीपुर एक जगह है। बांदीपुर से जो मेरी यूनिट थी आगे कंजलवान गुरेज एरिया में थी, वहाँ पैदल सड़कें नहीं थी उस दौर में। तो कहने का मतलब उस दौर के अंदर हमें पोस्ट पे, मैं इन्फेंट्री बटालियन का आदमी हूँ, 9 बिहार रेजिमेंट है मेरी जी। और इन्फेंट्री वाले जो हम जाया करते थे तो हमें 4-4, 5-5 दिन पैदल चलना पड़ता था अपनी पोस्ट पे जाने के लिए उस दौर में। हाँ जी। पीठ पे सामान होता था, अधिकारी होते थे, एक पोर्टर मिल जाता था, घोड़ा मिल, बट हर आदमी को इतनी दूर पैदल चलना था, पहली बात। जी। आज के ज़माने में पोस्ट के ऊपर सड़क है। जी। दूसरी बात, जब कभी घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, जी। वापस छुट्टी आने के लिए जब तक हम घर पहुंचते थे, आने का क्या, उस समय तार हुआ करता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक तार आया करता था जो सेना में चौथे या 5वें दिन से पहले पहुंच ही नहीं सकता था। तंत्र एक सिस्टम है जहाँ पैदल ही तो जाएगा तार, बिल्कुल, हवाई जहाज से तो जाएगा नहीं। जी। जी। तो हमें वो 6-7 दिन तक खबर मिलती थी, जब तक हम चलते थे 6-7 दिन तक नीचे आते थे और जब तक फिर ट्रेन, आपको पता उस दौर में गाड़ियां, बसें, इतना सिस्टम नहीं था, तो जब तक घर पहुंचते थे किसी की डेथ पे, या बहुत सारे किस्से जीवन में हर सैनिक के आते हैं, तो वो चीज़ें समाप्त हो जाया करती थी। बट हमें फिर भी कभी कोई गिला नहीं रही, हमें कोई शिकायत नहीं रही। जो जिस प्रकार से आजकल मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सरकार से इतनी शिकायतें करते हैं, देश से इतनी शिकायतें करते हैं, हम तो फिर भी सौभाग्य मानते थे कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है जी। और कठिनाइयाँ थी, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव थी। एक और जहाँ तक वेपनरी, अब देखिए आज के ज़माने में मोबाइल है, जी। उस ज़माने में फ़ोन ही नहीं थे। जी। मैं फ़ोन तो आपको बताऊं 2000 तक तो शायद टेलीफोन लोगों के घरों में नहीं थे। और वहाँ से जब हम आपस में भी कोई बीमार हो जाए, आप देखिए बर्फ़ गिरती थी, बर्फ़ भी इतनी होती थी कि 6-6 महीने हमारे रास्ते बंद हुआ करते थे। कोई बीमार हो जाए तो बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए पहली बात तो डॉक्टर्स भी इतने नहीं होते थे, हमें छोटा मोटा पैरासीटामोल 2-4 दवाइयाँ आपस में देते रहते थे। और अगर मौसम खराब है तो हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकते थे। और बहुत बार ऐसा होता था जब हमारे किसी साथी की मौत हो जाती थी फॉरवर्ड एरियाज में, दुश्मन की शेलिंग के कारण या किसी भी कारण, या तो कई बार उस जमाने में क्या, उसको जो लास्ट राइट्स के लिए बॉडी घर नहीं आया करती थी। ये तो धन्यवाद आई थिंक वाजपेयी साहब का कि उनकी सरकार आई और जॉर्ज फर्नांडिस साहब शायद डिफेंस मिनिस्टर थे, कारगिल के बाद में ये हुआ, फैसला लिया गया और आज देश पार्थिव देह
आता है नहीं, पुराने ज़माने में वो एक टोपी एक बेल्ट उनके लास्ट रैंक, तो वो एक सेना अलग थी। पर फिर भी कह रहा हूँ, हमें गर्व था, हमने कभी शिकायत नहीं की। और आज भी हम, अगर कोई कह दे सेना, तो आज भी हम सेकंड लेफ्टिनेंट जाने को तैयार हैं। अभी हम तो कठिनाइयाँ थी, जी। बट वो मज़ा अलग था, उसमें सेवा का जज्बा जो था। और आज भी मैं मानता हूँ। पर अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हवाई जहाज़ की प्रॉब्लम थी, बर्फ़ में निकलने की प्रॉब्लम थी, साजो सामान भी हमारे पास राइफल 7.62 हुआ करती थी और कोई हथियार ही नहीं होते थे, एक LMG होती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ऐसी कोई शिकायत नहीं थी देश से। देश प्रोग्रेसिव रहा है। और एक और जो मोटी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो फॉरवर्ड एरियाज़ में है, जो मेरी बात सुन रहे हैं सैनिक, मुझे याद है उस समय जो पहली तनख्वाह थी, वैसे दर्शकों को बता दूं कि हिंदुस्तान में आज के दिन पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया सैनिक की तनख्वाह, सैनिक का पेंशन, सैनिक का पे कमीशन। दुर्भाग्य देश का, ये ऐसे गंदी राजनीति ने रूप ले लिया, सैनिक का मान अपमान नहीं बचा है। उस समय मुझे याद है 720 का पे स्केल ऑफिसर्स का, जवानों के हमारे 300, जो भी ग्रेड्स हुआ करते थे। सिविल काउंटर पार्ट से मेरे उस समय के साथी जो IAS बने थे, मुझे याद है एक दौर ऐसा था जब 5-6 महीने बाद एक ने मुझे कहा, यार थोड़े पैसे चाहिए। मैंने कहा मेरे पास इतने हैं, तो वो उधारे हम दिया करते थे। आप सोचिए, आज आप सोच सकते हो कोई सिविल डिपार्टमेंट में ऐसा। पर वो जो वो दौर था, उसको समय के साथ ऐसा खराब कर दिया हिंदुस्तान में, पॉलिटिशियन ने किया बेसिकली, और ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें बराबर के भागीदार हैं। हमारा एक पे कमीशन अलग हुआ करता, सेना के रैंक ही अलग है, सेना को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये प्रेसिडेंट्स कमीशन होता है। बट चलिए, तो पर मैं आपको जो बात बता रहा था, ये जो जिस तरह के हमारे जीवन, वहाँ जो पोस्टों पे रहने की व्यवस्था थी, वहाँ तंबू नहीं हुआ करते थे, टेंट्स भी पत्थर में थोड़ा सा गुफा खोद करके हम जैसी बना लिया करते थे, और लकड़ी पेड़ काट करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके। और मुझे अब बर्फ और बारिश के अंदर तो पानी चूता रहता था जी। और हम जो ऑफिसर्स, JCO, जो एक सेना का अपना तंत्र है, तो मुझे एक अलग से गुफा खोद के दे दी जाए सबको, अधिक सीनियर JCO साहब। पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता था कोत, जहां पर हम हथियार गोला बारूद रखते थे। तो वो पर कभी जो वो कमजोरियां थी, मैं मानता हूं देश ने आज बॉर्डर एरियाज के अंदर आप जाइए, सड़क है, हवाई जहाज है, रेडियो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, गन्स हैं, आर्टिलरीज हैं, वेपन्स हैं, एंड विभिन्न प्रकार के बहुत सेना आज बढ़ चुकी है। देश को अभिनंदन और बधाई हो। और मैं चाहता हूं, जो आपने देखा अभी हाल ही के अंदर ऑपरेशन सिंदूर किया गया था भारतीय सेना द्वारा, मतलब मैं कहता हूं अगर मैं वहां होता तो शायद इतना हम अच्छा काम नहीं कर पाते, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है ना, वो ज़्यादा लिटरेट है, वो ज़्यादा काबिल है, उनके सोच का तरीका अलग है। क्योंकि हमने तो चीज़ें, इन्होंने तो बचपन से टेक्नोलॉजी देखा है। आप देखिए, ऐतिहासिक है। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि 2 रफाल गिरे, 3, ये नेगेटिविटी वाले लोग हैं। अरे भाई, विजय हुई है, और विजय ऐसी ऐतिहासिक है कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को, एक भी हवाई जहाज को हमारे रणबांकुरों ने अंदर नहीं आने दिया। और एक ही उनकी शाइन मिसाइल आई थी जो हरियाणा में उसको मार गिराया गया। और देखिए किस तरह प्रिसिजन किया है। पर पता नहीं आजकल देश में क्या गड़बड़ है, नेगेटिविटी हो सकता है, शायद मेरे ख्याल से गुलामी की मानसिकता है ना, जहां आक्रांताओं को बड़ा दिखाया जाता था। कोई भी इतिहास में पढ़ाता है कि महाराणा प्रताप ने कितने युद्ध जीते, राणा सांगा जिनके इतने घाव थे, वो तो अकबर महानी पढ़ाता है हिंदुस्तान। तो शायद वो मानसिकता से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है देश। तो जो लोग ये पूछते हैं नुकसान, अरे विजय गाथा करो, सैनिक बलिदान के लिए कभी नहीं डरता है। सर, हमने देखा भी कि जैसलमेर में तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमको बंदूकें दे दीजिए। यस, बिल्कुल। कुछ लोग आर्मी पर्सन जो रिटायर्ड थे, वो भी कह रहे थे कि हमें दीजिए, हम तैयार है बॉर्डर पे। सैनिक तो वही बनता है ना साहब, सैनिक पैसे के लिए नहीं बनता है। ये तो पता नहीं किन गधों को ये गलतफहमियां हो रखी हैं देश में कि हम तनख्वाह देते हैं। दुर्भाग्य देखो ना, समस्याएं बहुत हो सकती हैं, पर सैनिक अपनी माँ भारती के लिए फौज में जाता है। मैंने कहा ना, मुझे तो पता ही नहीं था फौज क्या है। ऑफिसर बनना तो शायद मैं, हमारे इलाके में कोई, हमारे कम्युनिटी, मेरे परिवार में ऑफिसर छोड़ के 1-2 सिपाही हवलदार हुआ करते थे। तो ऐसा कुछ भी, सेवा मात्र के लिए सैनिक जाते हैं। आज के जो सैनिक है वो हमसे भी बहुत ज़्यादा समझदार, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मैं उनके श्रेय देता हूँ, हमारे प्लानर्स को देता हूँ, और इसके साथ साथ सरकार को भी देना चाहूँगा। देखिए, क्योंकि सरकार ही तो है ना, पब्लिक नागरिकों ने अपनी फौज के लिए सारे संसाधन मुहैया कराए हैं। कमियां किस में नहीं होती, पर हमें कमियां नहीं देखनी चाहिए। आज दिन है
हमारे हमारी यशगान का, हमारे राष्ट्र का मनोबल का, नागरिकों को एक साथ लेने का। तो सेना तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा। देखिए ना, कुछ कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताया कारगिल दिवस, कारगिल का। कारगिल ही देख लो 1999 के अंदर, उस समय सैटेलाइट नहीं थे हमारे पास। उस समय जब कम्युनिकेशन की बारी आई तो हमें चाइना, रशिया, अमेरिका सब ने मना कर दिया, इजराइल हमारे साथ आया। कहने मतलब कुछ था ही नहीं। इवन हवाई जहाज से भी जब हम बॉम्ब मार रहे थे तो हमारे पास लेजर गाइडेड वेपन नहीं थे जी। आजकल तो देखिए भारत का सैटेलाइट सिस्टम है जी। हमारा खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, हमें किसी देश पे निर्भर करने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद का मिसाइल सिस्टम है। अग्नि आपने सुना होगा, आपने पृथ्वी सुना होगा, आपने 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 इतने सारी चीजें आजकल सुन रहे हैं। अब भारत बदल चुका है, पूरा देश। एक तरह मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात है उस समय से जो जर्नी रही है। पर इस जर्नी में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो बदलाव आया है ना, ये पिछले 10-15 साल का है जी। उससे पहले 2000 तक देखो सैटेलाइट नहीं, कुछ भी नहीं, हथियार नहीं। इजराइल अगर कारगिल में हमारी मदद नहीं करता तो मैं मानता हूं हमारी स्थिति बहुत, हमारा नुकसान होता। फिर भी हमारे 527 वीरों ने बलिदान दिया। और आज देखिए इवन हमारे पास वो काबिलियत है देश के पास कि दुश्मन के सैटेलाइट को मार के गिरा सकते हैं। जी। तो भारत तो आज सर 47 के बाद भारत ने तकरीबन 2000 तक की बात करें तो 3 से 4 युद्ध भारत ने लड़े, 4 लड़े, है ना। तो उसमें भारत ने विजय हासिल की। और जो हमने देखा ऑपरेशन सिंधु, तकरीबन ये युद्ध के कगार की स्थितियां थी। नहीं, युद्ध था साहब, ये बिल्कुल युद्ध था। हाँ, युद्ध। लेकिन वो जो नुकसान होता था उस समय में, इस बार हमने देखा कि एडवांस सेना की चीजें, हमारे देश के सेना के अंदर जो बदलाव हुए हैं, सरकारों ने इस बार बजट को बढ़ाया है। तो जो इस बार जो नुकसान का जो दायरा वो काफी कम रहा है इन तमाम चीजों। देखिए मैं आपको बताता हूँ 47 में ये हालत थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना हमारी भारत को तोड़ दिया। कुछ उधर चले गए, आपस में ही लड़ रहे थे हम दोनों। जो पीओके की चर्चा होती है ना आजकल, पीओके बनाने वाले आज पीओके पूछ रहे हैं कब लोगे। अरे भाई कुछ तो माफ करो देश को यार, मतलब क्या बातें कर रहे हैं लोग। उस समय सेना तैयार थी पर हम युद्ध पे आ रहे थे। उसके बाद 62 का युद्ध हुआ। 62 के युद्ध के अंदर भारत की सेना की हार होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन, जो सिस्टम था देश का, एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। देश तो एक ही है ना, ताकत सेना तो देश की है, किसी एक की तो थी नहीं। वहां हमारी स्थिति ऐसी थी, हमारे पास बर्फ के जो किट्स होते वो नहीं थे, स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास दस्ताने नहीं थे, एमुनेशन नहीं था, फौज बहुत छोटी थी। एक सोच आई थी कि फौज की क्या जरूरत है, पुलिस ही काम, मानसिकता थी। और जो भी है वो एक तरह वो दौर था। देश के पास क्यों कमी थी वो तो अब इट डजंट मैटर, हमारी कमियां। 71 आते आते देश ने तैयारी शुरू की, लीडरशिप आगे आई और हमने जो बांग्लादेश का जन्म की जो कहानियां सुनाते हैं, वहां सेना ने हर युग में अपना शौर्य दिखाया। 71 में जीत हुई, पर जीत के बाद ना तो पीओके आया, ना हमारे 50, मतलब वो कमियां रही। पर जो आप प्रोग्रेस की बात करें, कारगिल आते आते तक हमारी सेना की वही स्थिति थी 47 से लेकर के 99 तक। पर 2000 के बाद मैं मानता हूं 2007, 8, 9, 10 के बाद कारगिल रिव्यू एक कमेटी बनाई गई कि भाई हार के कारण देखो। उसके अंदर कई मुख्य बिंदु आए कारगिल रिपोर्ट में। पर अगर मैं सही हूं और मेरी बात से तथ्यों के ऊपर मैं कहूं तो कारगिल रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मांग रखी गई थी कि सेना के अंदर लीडरशिप यंगर होनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ियों में जब सैनिक लड़ता है तो उम्र का फर्क पड़ता है। तो ये एक रिपोर्ट थी। दूसरी थी कि जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, अगर कारगिल में याद हो हमारी एयरफोर्स को आने में करीब 10 दिन लग गए थे। 26 जुलाई को हम विक्ट्री दिवस मनाते हैं, जून और 4 मई की बात है, 4 या 3 मई को युद्ध शुरू होता है करते, और 22 मई को शायद एयरफोर्स आती है। तो ये तीनों इंटीग्रेटेड नहीं होती थी। उनके लिए जो सीडीएस की जो मांग भारतीय सेना की पहले भी थी और कारगिल रिव्यू कमेटी में एक या दूसरी बहुत अहम डिमांड थी। तीसरा था मॉडर्नाइजेशन, कि भाई पैसा है कि नहीं है। बट मैं अगर ये श्रेय दूं तो मैं मोदी जी को श्रेय देना चाहूंगा, या आप कहिए कि बदलाव 2010 के बाद शुरुआत देश ने महसूस किया। पर जो सीडीएस आया वो फैसला देखिए मोदी जी द्वारा किया गया, क्योंकि बहुत सारे अपने अपने विचार होते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ, आपने सही कहा,
हमारी कैजुअलिटीज इस बार कम क्यों हुई? जी आप गलवान में देखिए, कम इसलिए कि हमारे सीडीएस के आने से एयरफोर्स नेवी इंटीग्रेटेड डिफेंस हो गया। जी एक तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं। हवाई जहाज अगर अंडमान निकोबार में है तो अगर उसको लेह लद्दाख ले जाना है तो अब वो पुराने जमाने की बात नहीं रही, क्योंकि एक कमांडर बना दिया है। जी और हमारे खुद के अंदर एक और चीज की कि स्वयं निर्मित हम हथियार, हमारा गोला बारूद। पहले युद्ध में क्या होता है साहब, अगर कोई लड़ाई चल रही है, आप देखिए, जी दुश्मन चाहे तो वो वैसे आधी चीजें सप्लाई करना बंद कर, जैसे अमेरिका कर रहा है सबके साथ, वो बंद कर देते हैं। अब स्वयं निर्मित से क्या हो गया कि अब हमें भारत को किसी की परवाह नहीं है। जी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट, हमारे एवरी वे अब भारत ऐसा है। और आपने पूछा कि अभी कैजुअलिटीज तो है ही नहीं। जी क्या कैजुअलिटीज है? कोई कैजुअलिटीज नहीं है साहब। पाकिस्तान के सैकड़ों की संख्या में टेररिस्ट मारे, जी उनके एयरफील्ड्स को 11 को हमने नॉन फंक्शनल कर दिया और वो घुटने पे आ गया। हाँ, कुछ लोग चर्चा करते हैं नहीं नहीं, ये सब एंटी भारत ब्रिगेड लोग हैं ये। चर्चा ये भी पीओके भी ले आना चाहिए था अगर हाँ, अरे तो लेना चाहिए था तो बिल्कुल ले गए, उस सेना पे छोड़ रखा है ना। सरकार आज भरोसेमंद मैं मानता हूं जिसने ये फैसला किया। देखिए पहले क्या होता था, जब कोई हमला होता था, आप भी याद करो आपके बचपन के दिन, यही बोलते थे बेटा घर से मत जाना। आपकी आयु कितनी है? 40-45? जी 40 हो गई तो घर से माता पिता, जयपुर ब्लास्ट होता था, कभी अलग अलग पूरे देश में ब्लास्ट ही पिताजी क्या कहते थे घर में कि बेटा कोई सड़क पे चीजों मत उठाना, कहा करते थे। आज कौन कहता है? आज वो माइंडसेट बदल गया है। तो अब जो भारत की जर्नी है ना, पहली भी बात यह है कि अब भारत बदल चुका है। सेना उतनी सक्षम हो गई है कि दुश्मन को जवाब देने की काबिलियत रखती है, और बिना फिजिकल कांटेक्ट के। हमारे एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे मिसाइल सिस्टम है और प्रिसीजन है। लाइक इतना सैटेलाइट सिस्टम के कारण आप 2 मीटर के एरिया में मिसाइल दाग सकते हो। तो ये हमारी काबिलियत है, तो मैं मानता हूं। और जहां तक नए सैनिक हैं, फौज है, इनकी ट्रेनिंग है, इनका डेडिकेशन है, इतने हाई लेवल का है कि वी आर ऑल, हमें इन पे गर्व है कि आज हमारी जो सेना है वो उस लेवल पे है। बट देश को इनकी बहुत सारी समस्याएं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, मोदी का जिक्र हुआ तो मोदी के कुछ फैसले, जैसे धारा 370 हटाई गई, कश्मीर, कई नज़रिए से जब लोग चर्चा करते हैं कश्मीर की तो कहते हैं कि शायद पहले अच्छा था, अब नहीं है, लेकिन आपने वहाँ ड्यूटी दी है और आप अब के समय में कितना बदलाव देखते हैं कश्मीर के नज़रिए से? देखिए साहब, सबसे पहली बात है, जो लोग कहते हैं पहले अच्छा था वो देशद्रोही है, वो देश के साथ नहीं हो सकते। क्योंकि कभी उसने अपना परिवार या अपना साथी को दम तोड़ते नहीं देखा। क्या वो जो मूवी बनी हुई थी उस पर कश्मीर फाइल्स, क्या वो हकीकत है वैसा कुछ? मेरा ही मानना है कश्मीर फाइल में तो कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया है, हकीकत तो बहुत दूर है साहब। देखिए 370 और 35 से एक देश के खिलाफ वो साजिश थी जिसके अंतर्गत भारत के अंदर, भारत के इलाके को अलग संविधान दिया गया, अलग झंडा दिया गया, अलग एक नैरेटिव दिया गया कि जिससे कि समय के साथ ये देश से अलग हो जाएगा। पहली बात, टेररिज्म जो प्रॉक्सी वॉर कहते हैं पाकिस्तान का, अगर आपने अब वो सवाल पूछा है, आप देखिए 47 में पीओके ही क्यों बना? हैदराबाद क्यों नहीं बना? जूनागढ़ क्यों नहीं बना? जोधपुर के राजा ने भी तो पाकिस्तान से मिलने की क्यों नहीं बना? क्योंकि नागरिक कभी नहीं चाहते थे। वहां का एक नैरेटिव ऐसा चलाया गया देशद्रोही ताकतों के साथ, और ये 370 और 35 से ये पार्लियामेंट में पारित नहीं था, ये चोरी छुपे डाल दिया गया था। किन लोगों ने डाला वो चर्चा नहीं, पर अब बदलाव की बात करता हूं। मैं कश्मीर में 80 के दौर में रहा, 90 के दौर में रहा, उग्रवाद के दौर में रहा, 2000 के दौर में रहा, एलओसी पे रहा, और जब मैं सीनियर बना, और मैंने हर वो दौर देखा है कश्मीर का टेररिज्म का। 2017 में मैं रिटायर होता हूं, 7-8 साल हो गए। उस समय तक दौर देखे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग कहते हैं कि 370 अच्छा था, मैंने कहा ना वो देशद्रोही है। अब वो चाहे तो नाराज हो, चाहे तो करें, क्यों है? 35A और 370 ने ऐसी मानसिकता कर दी कि लोगों को दे दिया कि तुम तो इस हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं हो। अरे साहब, आपकी पार्लियामेंट कानून पारित करती है, वो लागू ही नहीं होते थे। आपने देखे होंगे, मेरे कभी कभी गुजर बकरवाल के राइट्स की मैं बात करता हूं, वो क्या है? गुजर बकरवाल को 91 में पार्लियामेंट ने एसटी आरक्षण दिया, पर कश्मीर में उन्होंने कभी उनको होने नहीं दिए पॉलिटिकल, उसमें जो उनकी मर्जी आती वो करते।
एट्रोसिटी एक्ट नहीं दिया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट, जो एक्ट थे जो वो कश्मीर पाकिस्तान चाहता था वो ये पास करते थे। मुझे कोई नहीं है, ये NC, PDP, कांग्रेस, वहां के सब पाकिस्तान सम वो क्या बोलते थे कि हिंदुस्तान का कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 370 हटा के देखो, क्या फंडिंग बोलते थे। हाँ। दूसरा वो क्या बोलते थे कि इस किसी मोदी कितने जन्म ले ले तो भी 370 बिल्कुल नहीं। हाँ, पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोली। और ये पूरा का पूरा जो एक जमावड़ा था एंटी भारत ब्रिगेड, तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह ये रमे हुए थे। आपने पूछा कि वो जब 370 क्या, जब कश्मीर के अंदर से 90 के अंदर 18-19 जनवरी की रात को करीब लाखों की संख्या में हिंदुओं को भगाया गया वहां, जी मैं उस समय वहीं था, पर हमें तो पता ही नहीं लगा कि इतने लोग भाग गए। जी ये अखबार में नहीं छापने दिया साहब इन्होंने। अब जी। हम तो सेना के आदमी थे पोस्टों पे, हमारा तो कोई एडमिन, पर आप देखिए इग्नोरेंस देखिए, प्लानिंग देखिए। जो आज कहते हैं ना हमें दर्द है, माई ब्लडी फुट, उनको कोई दर्द नहीं है साला। इन लोगों ने अखबार तक नहीं छपने दिया यार। तो ये जो आप कह रहे हो ना जो मूवी बनी है उसमें तो थोड़ा बहुत दिखाया है। जी जितनी यातनाएं लोगों के साथ हुई हैं, देश के साथ हुई है, 370 हटने से पहले कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन पत्थरबाजी की घटनाएं आप आम थी। कोई फ्राइडे ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो फतवे नहीं इश्यू किए जाते थे। जी कोई ऐसा नहीं, एक एक पाकिस्तान से कैलेंडर इश्यू हुआ करता था कि इस दिन हड़ताल होगी, इस दिन बारामूला बंद होगा, इस दिन कुपवाड़ा बंद होगा। तीसरी चीज, चौथी चीज, सेना के ऊपर ही पथराव कर करके लोग करते थे। नेक्स्ट की सैनिक की कोई बलिदान हो जाता था जी अपने जीवन का, उसके जनाजे के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जगह भी नहीं देती थी। जी लास्ट राइट कहां करो भाई, ये तो कारगिल के बाद में बॉडीज आने लगी हैं, वो नहीं देती थी। पर टेररिस्ट मरता था तो लाखों की संख्या में सरकारी तंत्र ये करते थे। उससे पहले वो जो ये अपना टेररिस्ट का ये हाल था, फौज के, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार दिया। आपको पता है फेमस टेररिस्ट जो अभी बैठे हैं जेल के अंदर, जी उनको CM बुला के चाय पार्टी दे रहा है, प्रधानमंत्री बुला के हाथ मिला रहे हैं। अब शर्म आनी चाहिए, मुझे तो पता नहीं टेररिज्म का ऐसा नेक्सस था। और दिल्ली भी, जो सरकारें भारत की मोदी जी के पहले सब ये मानती थी कि भाई पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान के बिना समझौता। मोदी ने आते कहा कि नो टॉक एंड टेरर विल गो टुगेदर, ठिकाने लग गया। उन्होंने कहा कि नो वाटर एंड ब्लड विल फ्लो टुगेदर, वो इंड। तो मैं मानता हूं जो मानसिकता में बदलाव आया है ना, 370 हटती। अब कश्मीर में देखो, एक पत्थरबाजी की घटना नहीं है, मैं अभी भी वहीं से, एक वहां के ऊपर आप देखो अब कोई भी हड़ताल नजर ही नहीं आती। अब वहां पर बच्चे बड़ा बड़ा वो नेशनल टीम में हिस्सा ले रहे हैं, सिनेमा हॉल वहां खुल गए हैं, टूरिज्म वहां चल रहा है। अब वो अपनी रफ्तार के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो गुमराह लोग थे ना, और सबसे यूनियन टेरिटरी बनाने से क्या किया, जो तड़फ रहे ना कुछ लोग, स्टेट पुलिस, क्योंकि पुलिस तो एक तंत्र था जिससे कि सामान्य नागरिक का आप शोषण कर सकते हो। अब ये बड़ा अच्छा फैसला रहा, यूनियन टेरिटरी बनाई, पुलिस को कर दिया कहां, स्टेट बना करके LG के हवाले। तो ये चीजें अब वो तड़फ रहे। आप बताओ, राजनेता को पुलिस से क्या लेना देना है जी? अरे भाई, सिक्योरिटी से राजनेता को क्या लेना देना? आप तो अपने लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, अपने लोगों की समस्याएं देखो, ये काम तो सिक्योरिटी तंत्र पे छोड़ो ना जी। पर उनको वो नहीं करना होता, अब वो उनकी चल नहीं रही, इसलिए कश्मीर उन्नति की ओर। आपने देखा करीब 1.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट गए हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई किसी प्रकार की, लाइक अभी जो ये हुआ पहलगांव का, अब ये तो पाकिस्तान देखिए जब तक ये बड़े लेवल की चीजें, पर सामान्य नागरिक अपना जीवन शुरू कर चुका है। और जो लाल चौक, जहां पर तिरंगा फहराने के लिए मतलब फौज लगानी पड़ती, आजकल वहां तो लोग, कश्मीर का लोग जाग गया है। अब बदल गया है कश्मीर साहब, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी जो पीपल हैं, लोग हैं, वो भारतवासी हैं जी। पर वो क्या होता है कि दबाव में इस तरह बेचारे नहीं कर, आजकल वो खुल के सामने आ गए। तो अब देखो कश्मीर पूरा बदल चुका है। तो 370 हटना, अब आजाद हुआ है 370 के बाद। मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, आप चाहो तो बीच में डालिएगा जी। मेरे जो इंटरनेशनल गुर्जर महासभा हमारी जो है, उन्होंने केक काटा है 4 दिन पहले, 5 अगस्त को, अभी गई है जी। अब 5 अगस्त को केक काट के कहा कि कश्मीर तो आजाद अब हुआ है।
जी 370 के बाद। और मोदी जी का बड़ा अभिनंदन करते हैं लोग। देखिए राजनीतिक लोग तो जो उनको पसंद नहीं करते वो तो हजार कमियां निकालेंगे साहब, वो तो आप और मेरे में भी निकालेंगे, जी पर ईश्वर उनका भला करे। मैं ये मानता हूँ देश के हित में काम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और ईश्वर करे इसी पूरी आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं साहब, बढ़ रहे हैं। सर आजकल एक बड़ी चर्चा रहती है पॉलिटिकल लोगों के और जो विपक्ष में खास तौर पर बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि अग्निवीर योजना चाहे मुझे लगता है कि उसको योजना के मार्फत कई लोग सेना में भर्ती भी हुए हैं लेकिन बार बार पॉलिटिकल लोग इससे चर्चा का विषय बना रहे हैं। आपके नज़रिए से क्या है, किस तरह से अग्निवीर और पहले की जो सेना भर्ती होती है उसमें कितना अंतर हुआ है? आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेसी हैं, जिसके अंदर से ज़्यादातर और भी पार्टियां हैं, वो अग्निवीर की समस्या को लेकर के बड़े जागरूक हैं। आपका अभिनंदन और धन्यवाद इन सब का। पर मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, 62 में अग्निवीर ऑफिसर्स के लिए कौन लेके आया था भाई? अब अच्छा बताओ। 62 में भी नहीं नहीं, अग्निवीर कौन थी लेके आया था? पूछिए ना, उस पूछिए इन समय? कांग्रेसियों से। जी मैं सवाल इसलिए उनसे पूछ रहा हूं, जो गलत है पहले आपने किया, अब जब दूसरी पार्टी ने कुछ किया तो आप हल्ला मचा रहे हैं। मैं पहले उन सब से पूछना चाहूंगा, भारत के अंदर 62 के अंदर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है साहब। जी भारतीय सेना में एक कमीशन शुरू किया गया जो 5 साल बाद, जिसको 10 साल बाद कर दिया, अब उसमें महिलाएं आ गई, चेंज होता रहता है। आपको पता है 15-15 साल नौकरी करने के बाद भी उनको रिटायर कर दिया जाता है बिना पेंशन के। पता है आपको? नहीं वो अग्निवीर ही था, जी नाम बदल दिए अब। उनकी समस्या इन लोगों ने कभी हल नहीं की। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो अभी 10 साल पहले हुआ है, 2005 तक इनको 5 साल बाद भेज दिया जाता था। ना उनको पेंशन मिलती, ना इनको कोई स्टेटस मिलता, ना उनको दवाई पानी, कुछ भी नहीं था। ये अन्याय था। आज भी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के साथ अन्याय है। आज ही सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रहा है जी जहां महिलाओं ने कहा कि हमारे को भैया क्यों निकाल रहे हो। जी तो ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन और सेना में किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री सरकारें लेके आती हैं, जी वो सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। पर मैं ये मानता हूं किसी भी नागरिक सैनिक को रिटायर करने से पहले उसको वापस आप उनकी जीवनी को सुनिश्चित करना चाहिए। अब इन्होंने 62 से लेके बता रहा हूं आपको, इमरजेंसी कमीशन शुरू हुआ था, शॉर्ट सर्विस कमीशन ये है, और उस समय से लेकर के इतने बड़ी संख्या में ऑफिसर्स रिटायर किए इन्होंने। तब इनको आवाज नहीं आई क्योंकि ये खुद थे। जब थोड़ा पॉलिटी चेंज हुई, अब अग्निवीर आया। जी अग्निवीर सही आया कि गलत आया, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब अग्निवीर आता मैं सेना से बाहर आ चुका था। जी पर मुझे ये जरूर याद है, मैं जितना भी अब सेना में, देखो 2 किस्म के हर ग्रुप में लोग होते हैं साहब। जी सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, कोई भी सरकारी तंत्र के अंदर लोग बाग हैं तो काम करने वाला बंदा भी थोड़े दिनों में कहता है यार काम की तो कदर ही नहीं है। जी आपने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। अब अग्निवीर सही है कि गलत है, मैं एक एंगल इसका जानता हूं। भारतीय सेना में कारगिल रिपोर्ट के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीएस की मांग वापस जी उसमें स्पेसिफाई किया, उसके अंदर सेना के हथियारों का हाई टेक्नोलॉजी का किया, जी उसके अंदर जवानों की उम्र कम और अधिकारी सीओ कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं उनकी उम्र कम, ये प्रावधान किए। तो मैं मानता हूं उसी दिशा में। देखो सबसे बड़ी बात यह है, हर युग में होते हैं। मैंने कहा एसएस ऑफिसर का आज तक सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर आया अग्निवीर, पर अग्निवीर पे मैंने जो जितना समझा है, भारत सरकार और सेना, मैंने सेना के हमारे एक शीर्ष अधिकारी का बयान सुना है उसमें, जब ये डिबेट चल रही थी, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट थी। तो इस कदर पे मैं भारत के सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं, मैं उनकी बात पे ज्यादा विश्वास करूंगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों की बात पे वो तो बिना पैंदे के लोटे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। उनको यहां मजे आएंगे तो यहां पार्टी छोड़ के उधर भाग जाएंगे। सैनिक डटा रहता है, सैनिक रहा। तो जब सेना के हमारे उन अधिकारियों ने बोला है तो मैं मानता हूं हमें विश्वास कर लेना चाहिए। यस, बट सवाल यह उठता है, वो सेना की मांग रही होगी, सेना को जैसे चाहिए आपने दिया, पर उनको निकालते समय मैं तो कहता हूं 62 से जो आप निकाले जा रहे हो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की मैं मांग उठा रहा हूं, उसी तरह अग्निवीर को भी जब आप बाहर 4 साल बाद करते हैं, उसका पुनर्वास सुनिश्चित होना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। बिना पुनर्वास अन्याय है। हरियाणा में चुनाव के अंदर मैं जब अभी
असेंबली जब चुनाव हुए, मैं वहीं था और सौभाग्य से मुझे इस विषय पे चर्चा करने को मौका मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी चर्चा हुई तो मेरे से किसी ने पूछा, कंस साहब सॉल्यूशन, तो मैंने बताया कि भाई देखो, सैनिक, भारतीय जनता पार्टी सैनिक का मान सम्मान करती है, विजिबली है ऐसा, कुछ लोग नहीं मानते, वो उनकी मर्जी है। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि अग्निवीर का कानून बनाइए, आप अपने मैनिफेस्टो में लिखिए कि भाई अगर अग्निवीर हरियाणा का कोई भी बाहर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा और हरियाणा सरकार ने किया। पर सवाल ये हरियाणा सरकार का नहीं है, मैं ये मानता हूं जो भारतीय सेना केंद्र का विषय है, केंद्र का विषय है, तो केंद्र सरकार को ये कानून पारित कर देना चाहिए। क्यों सैनिकों के साथ इस तरह का, पर ये गलत है क्योंकि कोई भी, और देखिए ना राजनीति का रंग देखो साहब, देश जब विभाजन हुआ था, जिसको आजादी की शुरुआत मानते हम, तब राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक कार्य करता थे, क्या थे, उनको कोई पेंशन तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज हालत ये कर ली कि वो सेना के अधिकारियों से ज्यादा पेंशन लेते हैं। एक दिन भी शपथ ले ली, उम्र भर पेंशन। इधर मां भारती के लिए फौज में नौकरी करते हैं अधिकारी जवान, उनको पेंशन नहीं है। तो ये तो अन्याय है ना जी। इस अन्याय के लिए मैं तो नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर सकता हूं, क्योंकि वो आज भारत की उम्मीद है, मेरे जैसे व्यक्तियों की उम्मीद है, और हर भारतीय की उम्मीद है कि उन तक ये बात पहुंचेगी तो जरूर मंथन करेंगे। देखिए बातों से और जब बलिदान होता है तब सेना का महिमा मंडन करते हैं हम, अभिनंदन है आपका, करना भी चाहिए, पर उससे काम नहीं चलता ना। आप एक तरफ तो उनको 5 साल 6 साल बाद 10 साल बाद निकाल रहे हैं जी। आज सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज है, आप जितने दिन चाहे उतने दिन सरकार नौकरी तय करे, सेना तय करे, हम उनके साथ हैं। बस इतना ही गुजारिश है कि उनका पुनर्वास कानूनी तौर पे सुनिश्चित होना चाहिए, ना कि हर स्टेट की मर्जी पे हमें वहां छोड़ा जाए, ऐसा मेरा मानना है। सर ये बड़ा डिसिप्लिन का औहदा होता है और इसमें कोई भी अधिकारी हो या फिर सिपाही हो, तमाम तरह की चीज़ें झेलते हैं। इतना मेंटल स्ट्रेस रहता है और परिवार तरह की कई तरह की दिमाग में सोच होती है। जब ऐसी जगहों पर आप ड्यूटी करते हो जहाँ पर आपको लगता है कि देश के लिए हम कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में खुद को कैसे बिल्कुल शांत रखा जाए, आपके खास तौर पे आपकी ड्यूटी के दौरान? देखिए साहब, मैं तो कमांडो में भी इंस्ट्रक्टर रहा हुआ हूँ और इन्फेंट्री का पैदल सैनिक हूँ, LC पे भी रहा हूँ, LOC पे भी रहा हूँ, श्रीलंका में भी मैंने सेवाएं दी हैं उस दौर के अंदर जब IPKF का हिस्सा थे हम। पंजाब में टेररिज्म था उस समय भी मैं हिस्सा रहा हूँ। तो ये एक सौभाग्य रहा कि मुझे मौका मिला। अब जैसे मैंने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसी तरह सेना में भी बहुत सारे लोग हैं जो सेना से शिकायत कर सकते हैं कि मेरे को ये देखो समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि सरकार अपना कर्तव्य निभाए, और कर्तव्य मैंने एक ही कहा कि उनके पुनर्वास के लिए आप कानून पारित करें। अन्यथा सेना में मैं इन चीजों हमारे कभी बीच में नहीं आती। मैं आपको बता, हमारी जो सैनिक होता है ना साहब, पैदल सैनिक जो लड़ाई लड़ते हैं, देखिए सेना में भी क्या होता है, फाइटिंग आर्म होती है, सपोर्टिंग आर्म होती है और सर्विसेज होते हैं। लाइक बहुत सारे हैं जो मदद करते हैं, जो दुश्मन के सामने जाके लड़ता है। पैदल सैनिक को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता जी। तो वो जो सैनिक जो लड़ता है और जो सपोर्ट करता है, हर आदमी युद्ध को जीतने के लिए करता है जी। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि आप लेह लद्दाख जाइए, -40 -30 एवरेज टेम्परेचर होता है। कारगिल -20 25 टेररिज्म के दौर में हमारे साथी हमारे साथ मर जाते थे। अभी मैं 15 दिन पहले कश्मीर में गया था, कुपवाड़ा। मैं उसी गांव में गया जहां पर 96 के अंदर मेरी यूनिट की गाड़ी उड़ा दी गई थी। मेजर साहब उसमें बलिदान हुआ था उनका, 3 हमारे साथी जवान थे। आज उसी गांव में गया, वहीं मेरा एक कार्यक्रम रखा। तो देखिए, हम जब सेना में होते हैं ना, तो मेरे को लगता नहीं कभी कोई ऐसे ख्याल आते हैं, मैंने नहीं देखा किसी के। और रादर हम तो भागते हैं कि यार मेरे को ऑपरेशन में मौका दे दो यार, मैं जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मेरी ड्यूटी पीछे नहीं। और वो जो रणबांकुरे होते हैं ना, वो सरफिरे होते हैं। उन सरफिरों के कारण ही देश आज आबाद है, उनके कारण नहीं।
जो जो कहते हैं कि मेरी तनख्वाह कम है, जी जो कहते हैं कि मेरे को मेरी शादी थी, कई बार शादी पे भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैंने बताया ना 15 दिन लगते थे, जी तो घर में डेथ होगी तो आ ही नहीं पाते थे। जी आज की फौज अलग है, आज तो हवाई जहाज है, आपको सारी चीजें सेवाएं यार होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो जब सैनिक वहां जाता है ना, जो बलिदान देता है, वो मेरे ख्याल से सौभाग्य मानता है। मेरा परम सौभाग्य नहीं रहा, मेरा सौभाग्य रहा सेना में था, परम सौभाग्य नहीं रहा कि मैं तिरंगे में लिपट के आ पाया। जी वो तो मैं मानता हूं, अच्छे सैनिक को तो एक अपने देश के लिए कुर्बान होने का मौका नहीं मिला हमें। जी अभी भी प्रयास कर रहे हैं, सेवा जैसी हो। पर जो भारत की जो हमारी रेजिमेंटेशन है ना साहब, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा चरित्र है, आपने देखा होगा श्रीनगर में एक कल परसों किस्सा हुआ था, जहां एक सैन्य अधिकारी जी के साथ वो क्या स्पाइस जेट, जी अरे शर्म करो ना लायक। इतने एक नैरेटिव चल रहा है देश में, आपको मैं बताऊं, जी जो मैं मेरे बातों बातों में बात निकल के आई। हम लोग कभी, जो फौज में जिसने कसम खा ली ना साहब, वो ना पैसे के लिए नौकरी कर रहा है, ना प्रमोशन के लिए कर रहा है, ना उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं लोग आजकल, जी ना वो इसलिए करता है कि मेरा बराबर का क्या पद है, रिटायर होऊंगा घर, वो इसलिए करता है उसको सेवा करनी जी है। 99% मैं मानता हूं। जी और जब तक आज की जनरेशन में, तो मुझे लगता है हर सैनिक का सल्यूट लागू है इनको। पर जो मैं आपको बात कह रहा था, एक देखिए, अब देश को भी तो जरूरत है ना। जी अब जब ऐसी परिस्थिति में काम करता -40, मैं मुझे कल परसों किसी ने सवाल पूछा कि सर एक चीज बताओ, ये पूछ रहे हैं, एक चैनल पे बैठा था, जी कि पीओके क्यों नहीं लिया जी और टेररिस्ट घुसा कैसे। तो जी मैंने उनको एक ही जवाब दिया, पीओके जो पूछ रहे हैं सवाल, उनको पता है पीओके क्यों नहीं लिया, क्योंकि छोड़ने वाले तो वही थे। जी और जो पूछ रहे टेररिस्ट कैसे आते हैं, उनको पता है टेररिस्ट कैसे आते हैं, जी तभी तो वो ये सवाल जानते हैं, तभी वो सरकार से पूछते हैं। जी तो पहले बात तो उनको अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात, देखिए, कमियां हम कहीं भी निकाल सकते हैं साहब, जी इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का किसको बोलते हैं। और इस देश के अंदर जो सैनिक का मान सम्मान नागरिक तो करते हैं, पर एक बदलाव देख रहा हूं मैं। जी अरे बदलाव नागरिकों की तरफ से नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये एक भारत के अंदर एंटी भारत ब्रिगेड है साहब। क्या है? एंटी भारत एंटी भारत ब्रिगेड। वो भारत के खिलाफ है। पहले तो भारत को इंडिया बनाया। जी मैं कल ही एक डिबेट कर रहा, चर्चा कर रहा था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म वर्ड की बात करने लगे, मेरे साथी, मेरे जो हमारा ग्रुप है, हमारे कर्नल साहब, तो वो कहने लगे कि तू सेक्युलर नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं सेक्युलर कैसे हो सकता हूं। जी मैंने कहा कि मेरा संविधान में नहीं है। कहते नहीं। मैंने कहा वो तो तुमने बाद में जोड़ा है यार, इमरजेंसी में जोड़ा है। जी अरे भारत का मूल संविधान में जोड़ा के जोड़ा नहीं, 42 अमेंडमेंट से बोले जोड़ा है। तो मैंने कहा फिर स्वीकार करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था तो नहीं था, तो नहीं था। हम तो वो क्या बोलते हैं, कौन से पंथी हैं जहां पर विचारों से हम अपना काम करते हैं। जी तो मैंने इनको बोला। पर अब आजकल जो एंटी भारत ब्रिगेड है ना, उस ब्रिगेड की एक प्रॉब्लम क्या हो गई, एक तो उनको देश के अंदर कमियां निकालनी है, जी दूसरा जिनको ज्ञान नहीं है सेना क्या है, सैनिक किन परिस्थिति में काम करता है, उसके भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी स्कूल भेजना है, वो जंगलों में पड़ा है, छुट्टी आता है तो आप कानून लगाते हैं। जी आपको देखने में आएगा पिछले 2-3 वर्षों के अंदर एक नैरेटिव चल पड़ा। पहले तो राजनीतिक व्यक्ति फौज को गालियां देते थे, याद है आपको? जी ये कौन थे? कांग्रेस वाले, जो कहते थे कि सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा था उन्होंने। जी और राहुल गांधी जी और कई बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान सवाल भी नेता पूछे गए जैसे जो जो कहते हैं कि कितने तुमने टेररिस्ट मारे जी हैं, ये बताओ। वो पहलगा कौन सा बालाकोट के अंदर जी ये वो आरडीएक्स इतना आया कैसे है कश्मीर में। तो ये इन्होंने शुरू किया 5-6 साल पहले, मानते हैं। मैं उस समय भी एक आर्टिकल लिखा था, मैं कहता था कि कृपया करो सेना की बातें पब्लिक डोमेन में नेगेटिव मत लाओ। जी पर अब सेना तो रिक्वेस्ट ही कर सकती है राजनीतिक व्यक्तियों से, वो करते रहे। उसका नतीजा क्या हुआ कि 5-4 साल उन्होंने सेना को बदनाम किया, फौज ऐसी, कहां कव्वे मारे, चील मारे हैं, मोदी जी इसका पॉलिटिसाइजेशन करते हैं। तो ये चर्चा हुई। उसके बाद एक दौर आया हिंदुस्तान में, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, विभिन्न प्रदेशों में सैनिक जो ड्यूटी कर रहा है, छुट्टी आया
कोई बेचारे से गलती होगी सड़क के ऊपर तो पुलिस ने उठा के मिटाई करके उसके केस 10 ठोक दिए। जी नंगा कर करके मारा राजस्थान। जी बिल्कुल हुआ है। पंजाब में कर्नल साहब छुट्टी पे अपने बेटे के साथ बैठे हैं बेचारे, गाड़ी पुलिस आती है, उठाती है, मारती है। उनको सुप्रीम कोर्ट से कल राहत मिली, कल जो भी अभी राहत मिली उनको कि भाई आपकी इंक्वायरी सीबीआई करेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस ही मारने वाली, पुलिस ही केस लगाने वाली और पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी। तो मिल गया ना न्याय जी। सिविल में तो चल जाता, जबकि फौज का कानून है साहब, कॉन्स्टिट्यूशन है, सेना के आदमी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। दो ही चीज में कर सकती, या तो रेप या मर्डर, बाकी में आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते हो। फिर भी करती है, फिर भी मारती है, फिर भी एफआईआर लगाती है। ये देश के नेता कर क्या रहे हैं? मतलब आप बताइए भाई क्या कर रहे हैं? ये एक नैरेटिव चलना हुआ। उड़ीसा का 2 साल पहले आपने एक किस्सा सुना, जहां एक यंग ऑफिसर कैप्टन साहब और उनकी मंगेतर कहीं शाम को आ रहे थे, पुलिस ने उठाया, रात भर यातनाएं दी, मारपीट की, और जब केस लो प्रपोर्शन हुआ, इंक्वायरी ऑर्डर की। मैंने उस समय भी कहा था इंक्वायरी बेकार है, करने वाला कौन? पुलिस जी। और आप मानेंगे 5 महीने बाद उस इंक्वायरी का रिजल्ट आया, उन ऑफिसर और उस महिला को दोषी ठहराया। जैसे पंजाब में वो कर्नल साहब और उनके बेटे को, ये मानसिकता पुलिस द्वारा मारपीट के आने लगे। ये एंटी भारत ब्रिगेड है, देश को चौकन्ना होना पड़ेगा। देखो फौजी पाकिस्तान को मार सकता है, चीन को मार सकता है, उनकी धुलाई कर सकता है, पर अपने नागरिकों से मार खाएगा। क्योंकि अगर जवाब देगा तो तुम क्या बोलोगे? फौजी है तो ऐसा करेगा क्या जी। अब ये देखिए, ये नैरेटिव चला, राजनेता, फिर पुलिस, और अब मैं तब भी कह रहा था कि भाई ये बंद करो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब सामान्य सड़क का गुंडा भी फौजी को छुट्टी में वर्दी में मारेगा जी। वही हुआ कश्मीर के अंदर, ऑफ ऑल कश्मीर में। इस वीडियो क्लियर कट आ गए। कोई भी सैनिक साहब चरित्रवान व्यक्ति होता है, वो कानून नहीं तोड़ता है, और अगर कोई कानून तोड़ता है सामने वाला और उसकी इम्तिहान लेता है, तो हमको सिखाया जाता है एक गोली एक दुश्मन, अनाम कॉम्बैट सिखाया जाता है। बिना हथियार के भी बंदे की गर्दन 2 मिनट में निचोड़ के नीचे डाल सकते हैं जी। तो अगर वो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता तो देश की क्या रक्षा करेगा भाई? ये तो देश को तय करना है। और दुर्भाग्य देखो, स्पाइस जेट वाले पकड़े गए वीडियो पे, फिर भी एफआईआर उन्होंने ली है। मैं यहां फौज को भी दोषी मानता हूं, मैं मानता हूं इमीडिएटली ऐसे लोगों के साथ, पर ये देश को तय करना पड़ेगा। आप अपने फौजियों को मारोगे, मार लो जी, हम तो मार खाएंगे फौजी, पर जब अगर मार खाएंगे फिर कल ये उम्मीद मत करना पाकिस्तान को मारेगा जी, फिर बातों से काम नहीं चलेगा। और लास्टली, जब ये एक और चीज है विडंबना देश की, देखिए किसी भी सरकारी नौकरी में, किसी कर्मचारी की मौत किसी भी कारण हो जाती है, तो क्या होता है साहब? उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी दी जाती है। मानते हैं आप जी? आपको पता है फौज में ऐसा नहीं होता है, पता है कि नहीं पता जी? नहीं होता है। क्यों? जवाब दो भाई। क्या फौजी, एक तरह तो फौजी का महिमा मंडन, उसके साथ फोटो, और ये जो वीर नारी, जिसको हम वीर नारी कहते हैं, वीर माता कहते हैं हम, जिसको सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं के नाम से रखा ना जी। तो फौज के जब ये कानून क्यों नहीं है कि किसी भी फौजी की किसी भी कारण सरकारी नौकरी के दौरान मौत हो जाए तो उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी मिलेगी जी? होना चाहिए, बिल्कुल। देशवासियों होना चाहिए, कृपया करो। तो आप अपने राजनीतिक सिस्टम को बोलिए, मोदी जी आप तक भी बात पहुंचा रहे हैं हम, आप तो करो। ये अन्याय क्यों है फौजियों के साथ? आपने सिंदूर नाम दिया ऑपरेशन को, धन्यवाद आपका, नमस्कार, ये बहुत बड़ी सोच है, माता को सम्मान दिया इन्होंने। पर ये जो कानून की बात कह रहा हूं मैं, और हमारे को स्टेट पे छोड़ दिया जाता है। आप बताओ, बंगाल जैसे स्टेट में फौजी का कोई मान सम्मान करेंगे वो देशद्रोही लोग? केरल में करेंगे हमारा कोई मान सम्मान? मार पीट कर करके भूत बना देते हैं सामान्य आदमी का। फौजी को बेचारे कौन छोड़ेगा? उसके तो बीवी भी अकेली, बच्चे भी अकेले, बुढ़े माता पिता भी अकेले, जमीन पे भी कब्जा कर लेते हैं, प्लॉट खरीदा उस पे भी कब्जा कर लेते हैं, तो वहां हमारा कौन मान सम्मान करेगा? इस वीर नारी की नौकरी देश सुनिश्चित करे, भारत सरकार तय करे। ना हमें राजस्थान से चाहिए, ना पंजाब से चाहिए। भिखारी नहीं है सैनिक, वीर माता है वो। और वो क्यों ठोकर खाए साहब जी? कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं नेता लोग, कहते हैं कि वो सिंदूर पाकिस्तान का लो, लुगाई बना लो। अरे यार, कुछ कानून की बातें करनी है, कुछ आपको अधिकार की बातें करनी है, तो बोलो उस माता का मान सम्मान के लिए कानून पारित करो आज ही पार्लियामेंट में, जिससे कि वो दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। तो ये कुछ चीजें हैं जो साफ निकल के आई, बट फिर भी मैं कह दूं,
सैनिक पीछे नहीं हटेगा। आप चाहे उतना मार लो सैनिक को, पुलिस तक, ये कानून बनाने से नहीं होगा भाई, जी ये तो देश को जागना पड़ेगा, समस्या है उन सैनिक की। पर सैनिक सदैव मां भारती के लिए, कभी पैसे के लिए काम नहीं करता है। जी मैंने तो देखा नहीं है, जी और मजा आता है, मुझे तो आज भी बोलता हूँ हम तैयार बैठे हैं सेवा के लिए, ऐसा मेरा जी मानना है। कर्नल साहब, जब ऐसे माहौल होता है तो अक्सर देखते हैं कि हम हर किसी जो अपने काम में लगा रहता है वो या तो कविताओं का सहारा लेता है, संगीत का सहारा लेता है, गाने का सहारा लेता है, या फिर कोई और मनोरंजन के कई तरह के साधन अपनाता है अपने इस तमाम काम के दौर में। आपका दौर वो कैसा रहा? आप किन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल? अरे सब, हमारे हमारे दौर में मैं आपको ये बता सकता हूँ, हमारा अभी भी मैं मानता हूं मेजॉरिटी सेना के लिए मनोरंजन हमारे काम में है। जी मनोरंजन हमारी लॉन्ग पेट्रोल्स में है। आजकल तो लॉन्ग पेट्रोल्स नहीं जाती हैं, हवाई जहाज आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए। पैदल 20-20 दिन हम पेट्रोलिंग जाया करते थे, पिट्ठू बांध के इलाके में रेकी पेट्रोलिंग का। हमारा मनोरंजन का साधन वो था। हमारा मनोरंजन हमारी ड्यूटी के ऊपर, जब जो जो समस्याएं उनको डिस्कशन करते थे कि इधर से दुश्मन आएगा तो कैसे करेंगे, कल बर्फ गिर गई तो कैसे, ये मनोरंजन के ही साधन थे हमारे पास। हाँ, जहां तक छोटा मोटा ये है कि स्पोर्ट्स सेना में जैसे भी होते हैं, पर मैं बॉर्डर, हमारे फील्ड इंसर्जेंसी, लड़ाई के हालात में मनोरंजन यही होता है कि हमारा नुकसान किसी भी हालत में ना हो, उसकी तैयारी करना हमारा सबसे बड़ा मनोरंजन होता था। जी मैं ऐसा मानता हूं। आजकल तो मोबाइल भी है, टीवी भी है, वीडियो गेम भी है, सैटेलाइट भी आ गया, आप गेम्स भी खेल सकते हो। पर मैं मानता हूं मोटे तौर पे सैनिक आज भी देश का सौभाग्य है कि भारत में भारतीय सेना ऐसी है जो आज मनोरंजन कम ढूंढती है। जब तक वो सेवा में है वो अपने काम में ही मनोरंजन मानता है और उसी में मजे लेते हैं। जी मतलब मुझे आज आपने पहली बार एहसास कराया कि मैंने मनोरंजन कैसे किया। जी सही बता रहा हूं आपका, क्योंकि हम सुबह उठते थे, पीटी जाते, और जब फील्ड में जो काम है, अब यही मनोरंजन था, हमारे काम के बारे में सोचते रहना, कैसे करें, कितना करें, जो भी ड्यूटी मिलती थी। जी तो हमारा मनोरंजन देश सुरक्षित रहे, ऐसा ही ज्यादातर में होता है। जी बाकी आजकल मोबाइल आ गया तो बातें हो जाती हैं। हमारी तो महीनों तक फोन भी नहीं थे उस जमाने में। कर्नल साहब, बातचीत का दौर लंबा हो गया, लेकिन एक ऐसा संदेश, कोई ऐसी अपील जो देशवासियों से, सरकार से, नौजवानों से, युवाओं से आप करना चाहे, उस आपके संदेश के माध्यम से। चलिए, मेरी युवा राजनेता नरेंद्र मोदी जी और हर भारत के नागरिक से एक ही अपील है कि देखिए, मैं इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आज आपसे चर्चा की है, मैंने मेरे कुछ विचार शेयर किए हैं, पर मैं एक आपसे आग्रह करूंगा कि देखिए, भारत को भारत रहने दें। भारत को विकसित भारत बनाना है, और इस विकसित भारत बनाने में, क्योंकि मैं सैनिक हूं, बाकी मुझे ज्ञान नहीं है, न राजनीति का ज्ञान है, न किसी विभाग का, मुझे सेना का ज्ञान है। मैं आपको यही कह सकता हूं, सैनिक आपकी अमानत है, और इस अमानत को जैसा है वैसा रहने दें। इसकी समस्याएं बढ़ाएं नहीं, इसकी कम करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश का जो सैनिक है, मैं सैनिक के नाते आपसे बात कर रहा हूं, मैं सैनिक के नाते बात यह कि याद रखिए, भारत माता का जो सैनिक है वो आपका पुत्र है, आपका सैनिक है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी विचारधारा का नहीं है। उसका सम्मान आप नहीं करें, मत करो, पर उसका अपमान जो देश में हो रहा है वो बंद होना चाहिए। क्योंकि जब सेना की पिटाई होती है, सैनिक की पिटाई होती है, वो सैनिक नहीं है, वो देश की वर्दी है। और देश की वर्दी का अगर पिटाई या अपमान होता है तो वो देश का अपमान है, और देश के अपमान पे अगर कोई खुश होता है, वो एक ही व्यक्ति है, वो देश का दुश्मन, भारत विरोधी लोग। और आखिरी मेरी आपसे संदेश और एक विनम्र विनती है, राजनीतिक व्यक्तियों से, देश के पॉलिटी से, देश के हर सैनिक से, कि देखिए, आप, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हमारी वीर माता के मान सम्मान देने के लिए रखा गया। और जब उनको मान सम्मान देने के लिए दिया गया, तो आज तक देश ना, पार्लियामेंट भी, स्टेट भी, सब लीपा पोती करते हैं। हमें एहसान नहीं चाहिए। अगर आप न्याय कर सकते हैं उस वीर माता के साथ, जब हर किसी सरकारी नौकरी में कोई भी व्यक्ति की मौत होती है तो अनुकंपा नौकरी उसके आश्रित के लिए दी जाती है,
आपको जान करके दुख होगा, भारतीय सेना में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं है, ना केंद्र सरकार के पास है और ना किसी दूसरे के पास है। राजस्थान को एक अपवाद छोड़ दें तो, जहां पर वीर माता के लिए कोई भी सैनिक की मौत हो जाए तो उस सिंदूर की लाज रखने वाली उस माता को अपने बच्चे पालने हैं, अनुकंपा नौकरी आज तक नहीं दी गई है। मैं कारण में नहीं जाना चाहता, ना किसी को दोष दे रहा हूं, इतना ही आग्रह कर रहा हूं, कृपया करके इस 15 अगस्त पर आप अपनी वीर माता के लिए कानूनी प्रावधान हो करवाने का दबाव बनाएं, जिससे कि उसका मान सम्मान बना रहे। और ये कोई स्पेशल नहीं मांग रहे, बाकी भी नौकरियों में आप करते हैं। तो मेरा यह आग्रह है। और आखिर में मोदी जी, आप हमारे देश की उम्मीद हैं, आप देश की शान है, आप पे देश को गर्व है और ऐसे ही काम करते रहें। बस ये जो मैंने वीर माता का आग्रह किया है, उम्मीद करता हूं इस 15 अगस्त पे आप इस पे ध्यान देंगे और इनके मान सम्मान को बरकरार रखेंगे। इसके साथ मेरी भारत के सब नागरिकों को बधाई हो। यह बदलता भारत है। आज के भारत के अंदर क्या नहीं होता है, एक संविधान है, एक झंडा है और आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती है देश में। आज टेररिस्ट छोड़े नहीं जाते हैं। आज टेररिस्ट से कभी कोई प्रधानमंत्री आकर के हाथ नहीं मिलाता है। यह बदलता भारत है जहां गोली का जवाब गोलों से दिया जाता है और जहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हवा में उड़ा दिया गया। यह बदलता भारत है। इसके लिए आप सबको बधाई और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो हमारे साथ थे कर्नल देवानंद जी। और जहां तक हमने बात की, आज देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने चर्चा की देश में तमाम जो आर्मी के अफसर है और तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की जिसको देश जानना चाह रहा था। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।